विद्यार्थी तू सब्र तो कर, नियमितता से संघर्ष भी कर, चिंता से नहीं सहर्ष कर, किताबों को स्पर्श तो कर, उलझन नहीं सुलझन की सोच, विसर्जन नहीं सृजन की सोच, बिखरना नहीं निखरना है तुझे, इन प्रश्नों में ही अपने उत्तर तू खोज। नमस्कार दर्शकों, लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ पूर्वा राय। जी हाँ, नमस्कार एमपी आज का बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हफ्ते की शुरुआत तो है ही, साथ ही साथ हमारे घर के जो भी बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है, वो अगले आने वाले दिनों में अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, अपने जीवन को और सुदृढ़ बनाएंगे। तो फिर क्यों ना उनका भी साथ दिया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। और इसी बात को लेकर आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमारे जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको देंगे। जी हाँ, जो हम बात कर रहे हैं आयुष्मान भारत योजना की, जो कि आज विश्व में अपना डंका बजा चुकी है। आज हमारे देश में आधी से ज्यादा आबादी को कवर करती है। ये बहुत बड़ी योजना है, इसका लाभ किस प्रकार से लिया जाएगा इस विषय में भी चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम के नियमानुसार किस प्रकार से हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि आप हमारे कार्यक्रम की शुरुआत में ही तिथि जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फोन नंबर्स तो बता दूं क्योंकि अगले 1 घंटे तक आप हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनसे उनके विषय के अनुसार प्रश्न कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारे फोन नंबर्स नोट करने होंगे। तो चलिए जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए, जो कि हैं भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 075526600049। ये हमारा जो फोन नंबर है, साथ ही साथ हमारा लैंडलाइन नंबर है जो कि बिल्कुल निशुल्क नंबर है, वो है 1800233040। ये बिल्कुल निशुल्क है, आप हमें कॉल कीजिए, आपके कॉल का हमें इंतजार रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तिथि से, क्योंकि पंचांग क्या कहता है, हर तिथि कुछ अलग होती है। तो आज की तिथि क्या है? विक्रम संवत 2080, माघ माह, कृष्ण पक्ष, फाल्गुन मास है, दशमी है तिथि, 5 फरवरी 2024 तारीख है और दिन है सोमवार। जी हाँ, आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, शुभमय हो, यही हमारी कामना है। और जो भी दर्शक हमारे आज का कार्यक्रम देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें बहुत सारी बधाइयां हम प्रेषित करते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। चलिए देखते हैं इतिहास क्या कहता है, क्योंकि प्रत्येक तिथि अपने अंदर एक विशेष इतिहास समाये हुए रहती है। तो आज की तिथि में क्या कुछ खास हुआ था इतिहास में, वो भी जान लेना चाहिए। देखते हैं इतिहास क्या है। 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चौरी चौरा में स्वतंत्रता संग्राम का एक बेहद महत्वपूर्ण आंदोलन का अंजाम दिया गया था। ये वही आंदोलन था जिसके बाद हमारे सबसे बड़े 3 स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें कहा जाए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जी को फांसी दी गई थी। जी हाँ, ये भुलाए नहीं भूल सकती है, पूरा देश इनकी कुर्बानी को सलाम करता है। इन तीनों ने इतनी कम उम्र में हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी, चौरा चौरी कांड, हत्याकांड में। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। बात की जाए 1924 की, रेडियो समय संकेतक जीएमटी का पहली बार प्रसारण रॉयल ग्रीनविच से हुआ था। 1961 ब्रिटिश समाचार पत्र संडे टेलीग्राफ के पहले संस्करण का प्रसारण भी हुआ था आज ही के दिन। 2007 की अगर बात की जाए तो भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बनी थी। जी हां, पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। 2010 भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने नीदरलैंड इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में 600 में से 596 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता था। देश को गौरवान्वित किया था इन्होंने। अब अगर बात की जाए जन्मदिन की, जी हां, आज जन्मदिन है भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का। साथ ही साथ प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन जी का भी आज जन्मदिन है। इन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देती है पूरी दूरदर्शन की टीम। अब आ जाते हैं आज के विचार पर। एक छोटी सी पंक्ति, कुछ शब्द
हमारे जीवन को नया आधार देते हैं, हमारे जीवन जीने की विचार शैली बदलते हैं। तो किस प्रकार से ये विचार आज का दिन हमारा शुभ बना सकते हैं, ये भी देख लिया जाए। ये जरूरी नहीं है कि उजाला चिरागों से ही हो, शिक्षा से भी घर रोशन होता है। जी हाँ, शिक्षा वो मूल मंत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को नई राह दे सकता है, अपने साथ साथ अपने समाज, अपने देश सभी को आगे बढ़ा सकता है। तो शिक्षा वो मूल मंत्र है जिससे हम अपने साथ साथ सभी का भला कर सकते हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और ये टॉपिक भी है हमारे आज का। तो चलिए आज आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो आयुष्मान भारत योजना है किस प्रकार से हमारे देश को कवर करती है। पूरे विश्व ने इसको माना, इसका डंका पीटा है हमने कि किस प्रकार से एक योजना इतने सारे जो वर्ग हैं उन्हें कवर करती है बिना किसी भेदभाव के। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और देश ने नहीं, दुनिया ने इसको माना है। तो चलिए इसी विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है हमारे एक बहुत ही विशेष अतिथि जो कि हैं डॉक्टर अविनाश ठाकुर, नोडल ऑफिसर आयुष्मान भारत योजना, हमीदिया हॉस्पिटल भोपाल से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, आज आप आए और आपने अपना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि आयुष्मान भारत योजना है क्या? मैडम, मैं सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आयुष्मान भारत योजना को हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा कि आयुष्मान भारत योजना विश्व की, भारत की ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस या इंश्योरेंस एक योजना है जिसके तहत प्रत्येक एलिजिबल परिवार को 5 लाख तक का हेल्थ का बीमा दिया जाता है, वो भी कैशलेस दिया जाता है। मतलब गजब की बात है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। जैसे कि अभी तो फ्रांस के प्रधानमंत्री भी आए, उन्होंने ही कहा कि आप यूपीआई कैसे करते हैं। ऐसे विश्व के लिए हम भी बड़े ही एक अचरज के काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, आप समझिए कि भारत में लगभग 6.5 करोड़ परिवार इसमें रजिस्टर्ड हैं और 30 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अभी तक इसके तहत कैशलेस इलाज लेकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ योजना है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि शुरुआत कब से हुई? ये एक विजन था हमारा हेल्थ फॉर ऑल को लेकर। उसमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमने सरकार ने सोचा था, भारत सरकार ने 2017 में इस पर विचार हुआ और 2018 फरवरी में इसे लॉन्च किया गया। इसके 2 पार्ट हैं, आप समझिए, हम जिसको आयुष्मान भारत कहते हैं। आयुष्मान भारत योजना का पहला पार्ट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना, ताकि हम जो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो गांव रूरल वाला पार्ट है, वहाँ पर हम सभी को बेसिक हेल्थ जांचों की सुविधा, बेसिक दवाइयाँ, मतलब उन तक हम पहुँचे। और दूसरा इसका पार्ट था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के साथ, ये था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो PMJAY कहते हैं हम इसको, जिसका जो सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल्स में आई। तो उधर प्राइमरी कवर हुआ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से और PMJAY से सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल कवर हुए, जहां पर ये इनके एडमिशन और कैशलेस इलाज की सुविधा थी। हाँ जी, हाँ जी। जी मैम। जी आप ये बताइए कि ये योजना शुरुआत करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, सोच क्या थी, क्या सोच लेकर चले कि हम ये करें तो ये फायदा होगा? इसके पीछे उद्देश्य और सोच ये थी कि आप देखिए, वर्षों से एक तबका था गरीब जो हेल्थ को एसेस नहीं कर पा रहा था। मतलब उसकी ज़मीन बिक जाती थी, वो कई बार अपने खेती किसानी का जो पैसा होता था, जोड़ा हुआ पैसा था, वो उसके इलाज में और उसमें पूरा खर्च हो जाता था। लगभग 6 करोड़ परिवार हर साल गरीबी की ओर धकेले जाते थे, सिर्फ हेल्थ का उनका सिस्टम, उनको सुविधाएं ना होने की वजह से। तो सरकार ने ये योजना कैशलेस शुरू करी और 23 सितंबर 2018 से लगभग, मैंने आपको बताया, फिर से बताना चाहूँगा एक नंबर, 30 करोड़ से ज़्यादा परिवार कैशलेस इलाज लेकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जी, बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप और आपका विभाग के इतना बड़ा काम जो कर रहे हैं वो। इस योजना का मतलब अगर हम बोलें कि किस योजना के तहत, ये अंग किस योजना के तहत है, कि अगर हम बात करें कि पहले हम ये योजना चला रहे थे, उसी योजना के अंतर्गत हमने इसको शुरुआत की? पहले बीमा योजनाएं थी हमारी, लेकिन उनका
कोई बेसिस नहीं था। इस योजना का बेसिस आप समझिए कि जो भी 2011 के सेंसस, जो हमारी जनगणना थी, उसमें जातिगत और इकोनॉमिक दोनों थी, उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो भी हमारे पास क्राइटेरिया था, उसके बेस पर ये परिवार रजिस्टर होते हैं इसमें। और इस योजना में आप समझिए इसका उद्देश्य ये था कि उन सभी को रजिस्टर करना जो जिनको हेल्थ नहीं मिल पा रही थी, मिल रही थी एक होलिस्टिक अप्रोच से नहीं मिल रही थी, मतलब किसी को किसी बीमारी का इलाज मिल रहा था, किसी बीमारी का नहीं मिल रहा था। इससे ये हुआ कि जांच की सुविधा भी आई, सारी बीमारी मतलब कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और बीमारी की प्रिवेंशन पे भी ध्यान दिया गया। ध्यान इसलिए दिया गया कि बीमारी का बर्डन कम हो हमारे समाज में, जिससे देश की जीडीपी और जो परिवार और गरीब परिवार जो नुकसान झेलते थे वो ना झेलें। जी जी जी। अगर बात की जाए, बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कभी मन में आता है हमें भी मिलनी चाहिए, तो पात्रता किन को मिलेगी, ये सुनिश्चित किस प्रकार से किया जाता है? पात्रता हेतु एक समिति बनाई गई थी। समिति ने निर्धारित किया था कि वर्ष 2011, क्योंकि हमारा आखिरी सेंसस 2011 में हुआ था, उसमें जो इकोनॉमिक और सामाजिक सोशल कुछ उसमें क्राइटेरिया रखे गए थे, उन आधार पर चिन्हित किया गया था कि D1 से D5 और D6 छोड़ के D7 कुछ कैटेगरीज थी। इन कैटेगरीज को चूज़ किया गया था। गरीबी रेखा, वेंडर्स, कच्चा घर, कुछ कुछ क्राइटेरियाज थे इसमें जो अभी भी हैं, और अभी ऐसा चल रहा है कि कुछ और इसकी लिमिट और बढ़ाई जाएगी। तो देखिए फ्यूचर में हो सकता है हमें कुछ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी इसमें इंक्लूड हो जाए। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं घर बैठे अपने मोबाइल से ही कुछ कुछ कर लूं और मेरा काम हो जाए, तो रजिस्ट्रेशन क्या ऑनलाइन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसकी प्रक्रिया आप अगर संपूर्ण रूप से समझाएं। मैं आपको सरल तरीके से बताता हूँ। आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब आपका कार्ड किसी भी MP ऑनलाइन के पोर्टल जो सेंटर चलते हैं वहाँ बन जाएगा, आप ऑनलाइन मोबाइल पर नंबर देख सकते हैं, वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे भोपाल के लिए मेरा नंबर डला हुआ है आयुष्मान भारत में। इसके अलावा आपको जब भी इलाज की ज़रूरत हो, आप प्राइवेट या सरकारी किसी भी अस्पताल में जाएं, वहाँ पर हर अस्पताल में कियोस्क बना हुआ है। घुसते ही जहाँ रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ आयुष्मान का अलग से कियोस्क है। वहाँ पर आपका 5 से 10 मिनट में बिना किसी एक पैसा खर्च हुए आपका कार्ड बन जाता है, और बस उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ता है। जी। तो वो एलिजिबल के लिए आपको आपका आधार कार्ड और आपके कुछ गरीब रेखा का कार्ड वगैरह आपसे जो मांगा जाता है जानकारी, वो आप दीजिए। वो भी आप मोबाइल में लेके आइए, ज़रूरी नहीं है उसका प्रिंट लेके आइए। वो लेते हैं, वो डालते हैं, आपका क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आपका कार्ड वहीं हाथों हाथ आपको दे दिया जाता है। जी। फ़ायदे अगर गिनवाना चाहें तो एक विस्तृत रूप से अगर आप फ़ायदे गिनवाना चाहें जिससे कि लोगों के मन में आ जाए कि हाँ हमें ये फ़ायदा तो होगा ही होगा, विस्तृत। मैम बहुत फ़ायदा है, आप समझिए। मतलब हमारा समाज हेल्थ के लिए काफ़ी इतने वर्षों से मतलब हम तरसना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन काफ़ी हमें ज़रूरत थी। देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारी, सबको कवर करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन भला हो हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस योजना को लागू किया। जो एक सपना था भारत देश में कि कैशलेस इलाज हर गरीब को मिलेगा, क्योंकि वो आप समझिए वो प्रीमियम नहीं दे सकता, वो कोई हेल्थ की पॉलिसी नहीं ले सकता, तो उसको कैशलेस इलाज देना जिसका पूरा प्रीमियम सरकार भरे और हर साल वो रिन्यू हो, और उसमें फैमिली साइज़ नहीं कि पाँच लोग हो, 10 लोग 12 लोग भी यदि फैमिली में हैं, पुरानी फैमिलीज के साथ, वो सभी कवर हैं और हर साल ये रिन्यू हो जाता है। सारी बीमारियां कवर हैं। आप मानिए कूल्हे का प्रत्यारोपण हो, आपको इन्फेक्शन हो, आपके किडनी आपकी बदलनी हो, हर चीज़ कवर है इसमें, छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारी, डिलीवरी हो, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, प्रिवेंशन का काम हो, जांच हो, इवन एम्बुलेटरी केयर हो। मरीज जब भर्ती होता है तो उसका खाना पीना भी इस योजना में शामिल है। जी 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 जी। मेरे पास एक जानकारी आ रही है कि वो ये पूछ रहे हैं कि आप फिर से अगर बताएं कि कार्ड बनवाने की प्रक्रिया क्या है। कार्ड बनवाने, यदि आपको तुरंत ज़रूरत नहीं है, अभी बीमार नहीं हैं आप, तो आप जाके MP ऑनलाइन के पोर्टल्स में जाकर, आप कियोस्क में जाकर बनवा सकते हैं। उसके अलावा आप बीमार हैं या आप अस्पताल जा रहे हैं दिखाने, तो आप अपना आधार कार्ड और एक समग्र ID, 2 चीज़ लेकर जाएं, अस्पताल में जाएं, दिखाएं, वो आप भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद भी बन जाएगा।
आप ओपीडी की लाइन में हैं वहाँ भी बन जाएगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कार्ड नहीं है, आप अस्पताल जाइए, प्राइवेट सरकारी भर्ती हो जाइए, बताइए मैं पात्र हूँ या हो सकता हूँ, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे और आपका कार्ड वहीं हाथों हाथ आपके बना के आपको देंगे। चलिए, बहुत अच्छा है। अगर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ऑनलाइन फॉर्म भर चुका है, उसको डाउनलोड किस प्रकार से किया जाएगा? जो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल्स हैं और जो आयुष्मान के कियोस्क हैं, जो कियोस्क हर अस्पताल में, आप समझिए आपके आसपास जो भी प्राइवेट अस्पताल एम्पेनल्ड है, आजकल आप समझिए लगभग 90% से ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल्ड है। सभी सरकारी अस्पताल जो हैं वो एम्पेनल्ड हैं, आपके जिला अस्पताल, आपकी सीएचसी, आपके मेडिकल कॉलेज जितने हैं, तो आप कहीं भी जाइए, आप कहीं से भी प्रिंट ले सकते हैं उसकी। बहुत अच्छी बात है, अपने पास प्रिंट रख लिया जाए तो उससे सुविधा भी रहेगी। मोबाइल में भी यदि आपके हैं तो वो भी चलता है जी। आपका वो। क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी होती है, और अगर है तो प्लीज अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। मैम भोपाल के लिए तो 9312872529, जी। अदरवाइज पूरे देश, भारत देश के लिए एक हेल्पलाइन नंबर चलता है। आप आयुष्मान भारत योजना हेल्पलाइन नंबर डालेंगे तो आ जाएंगे वेरियस 4-5 नंबर। जी। भारत देश बहुत बड़ा देश है, अभी हम 140 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा, तो उनको क्या समझाना चाहेंगे कि क्या अगली योजना भी है उनके लिए कि उन्हें भी हम कवर कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं, आप उनको दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे हैं। नहीं मैम, देना सभी को चाहिए। तो देखिए शुरुआत है, हम 150 करोड़ हैं, तो हमें अपनी जो गरीबी रेखा के नीचे जो लगभग 40% जनता है जो वंचित थी हेल्थ से, समझिए बाकी लोगों के लिए एसेस थी, जो शहरी थे, जो मध्यम वर्ग या उच्च इकोनॉमिक वर्ग के थे, उनके लिए एसेस था, वो अपना इंश्योरेंस करा सकते थे छोटा मोटा, और बहुत सारे जरिए थे उनका इलाज करने के। लेकिन एक गरीब वर्ग था जिसको मालूम ही नहीं था कि क्या इंश्योरेंस होता है, क्या प्रीमियम होता है, कैसे देना है। उसके लिए सरकार ने अभी योजना चालू की है और हम सुनते रहते हैं कि ये एक पाइपलाइन में है कि अब लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को भी जल्द ही शामिल किया जाएगा। आपने सुना होगा कि अभी गैस पीड़ितों को भी इसमें शामिल किया गया है, कुछ आशा वर्कर्स को भी शामिल किया, तो धीरे धीरे इसका क्राइटेरिया बढ़ाया जा रहा है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में हम सभी को इसका लाभ मिलेगा। जी। मेरे मन का जो प्रश्न था वही आपने बोला कि अभी जो हमारे पास में बजट आया है 2024 का, उसमें आशा वर्कर्स को क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं उनके लिए? जी मैम, देखिए आयुष्मान कार्ड और उसका लाभ जो था उसके क्राइटेरिया 2011 के सेंसस के हिसाब से थे, पर हमने देखा कि आशा कार्यकर्ता जो है, मतलब उसकी आय भी एक उस बिलो पॉवर्टी लाइन के उसमें ही आती है, तो क्यों ना उनको भी एक हम लाभ दिया जाए, क्योंकि वो हमारे मतलब उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो नहीं है और वो हेल्थ से डायरेक्ट जुड़ी हुई हैं, तो उनको और उनके परिवारों को भी 5 लाख का फ्लोटर दिया गया कि 5 लाख का आप प्रति वर्ष आप जरूरत पड़ने पर इलाज ले सकते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी देखा गया है कि इंसान को एक बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं जो मन में भी डिप्रेशन लाती हैं, शरीर तो उनका खराब हो ही रहा है, और कभी कभी परिवार को ये लगता है कि नहीं, ये कवर शायद नहीं हो पाए, तो क्या बड़ी से बड़ी बीमारियां भी कवर हो सकती हैं? बिल्कुल मैम, बड़ी से बड़ी बीमारी कवर है, सभी प्रकार के कैंसर का लगभग सभी इलाज इससे संभव है और हम कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं। मतलब आप प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, दोनों में उपलब्ध है। किडनी का ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, अभी 2 पेशेंट रजिस्टर हैं, उनका ट्रांसप्लांट भी हो रहा है किडनी का। फिर भी कई बार होता है कि कुछ चीज़ें पैकेज के बियॉन्ड चले जाती हैं, उसके लिए सरकार ने सोचा है कि इसका दायरा 5 से 7.5 लाख किया जाएगा जरूरत आवश्यकता के हिसाब से। इस पर कमेटी एक अपना उसमें निर्णय लेने वाली है कुछ ना कुछ, तो जल्द ही मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में इसका दायरा और बढ़ाया जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, अगर भोपाल की बात की जाए या प्रदेश या देश किसी में भी, जो कार्यालय है वो कौन सा होगा? अगर व्यक्ति को जाना है उस कार्यालय, तो उस कार्यालय का नाम क्या होगा? जी, मध्य प्रदेश भोपाल के लिए आयुष्मान भारत का कार्यालय, जो हमारा जिला अस्पताल जेपी अस्पताल है, उसमें एक अलग से आयुष्मान भारत की बिल्डिंग है, उसमें आप जाइए, जो भी आपकी समस्या है आप व्यक्तिगत तौर पर जाकर वहाँ पर अपनी कोई शिकायत है, कोई क्वेरी है, सवाल है, आपका जाके आप बात कर सकते हैं। नहीं तो फोन नंबर्स हैं ही आपके पास। जी जी, बहुत अच्छी बात है। क्या सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल ही कवर होते हैं, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कवर हो सकते हैं? नहीं मैडम, बिल्कुल इसमें एम्पेनलमेंट होता है, सरकारी अस्पतालों को भी अपना एम्पेनलमेंट कराना होता है। तो 2018 में जब लॉन्च हुई तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश में पहला अस्पताल हमीदिया चिकित्सालय को लिया गया, उसके बाद सभी जिला अस्पताल लिए गए, धीरे धीरे प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पेनल हुए और आज की तारीख में आप मानिए
90% से ज़्यादा प्राइवेट अस्पताल इसमें एम्पेनल्ड हैं। जी। उनको भी वो भी कैशलेस इलाज करते हैं, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जाता, ठीक है। और उनका जो भी उनका लगता है जो भी वो उनको रियम्बर्स किया जाता है एक योजना तरीके से। जी। सभी एम्पेनल्ड हैं। जी जी जी। आप हमारे जो दर्शक हैं उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से अगर उनके मन में ये लगे कि मैं कैसे इसका पात्रता हो सकता है, तो उसके विषय में अगर आप बताएं। आपको यदि संशय है कि मैं पात्र हूँ या नहीं हूँ, तो आप अपने अपने यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप वहाँ पे पटवारी, सरपंच, उसके तहत आप अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से आपकी पात्रता चेक कर सकते हैं कि आप 2011 के जनगणना में आपके हिसाब से आप समग्र कार्ड के तहत आप पात्र हैं या नहीं। अगर किसी को दिक्कत आ रही है, किसी हॉस्पिटल में गए हैं और उन्हें वहां से कुछ ना कुछ परेशानी है, तो उसकी क्या शिकायत भी हो सकती है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। हर चीज़ के लिए हमारे पास तो सीएम हेल्पलाइन नंबर भी है। यदि यहाँ हमारी बात नहीं सुनी जाए तो एक जो भी हेल्पलाइन नंबर्स आयुष्मान के हैं, हर अस्पताल में भी एक वहाँ पे एक अधिकारी है, चिन्हित है, जिससे आप बात करनी है। यदि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है तो भोपाल आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आपकी बात तुरंत सुनी जाएगी। नहीं तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आपकी बात सुनी जाएगी। जी। गांव का व्यक्ति है, उसे अब कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ आऊं, और मुझे ये फायदा भी नहीं पता है। वो तो अब गांव के व्यक्ति को तो क्या है कि भोपाल में आए हैं या किसी बड़े शहर में गए हैं तो उन्हें एक दिखता है कि एक बहुत बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैं वहां चला जाऊं तो शायद मेरी जान बच सकती है। तो आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि नहीं, आप हमारे पास आइए, आपकी जान यहाँ पर भी बच सकती है? ये योजना आप ही के लिए है, समझिए। इन्हीं गरीबों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च की गई थी कि आप किसी भी अस्पताल में जाइए, बेझिझक जाइए। इसीलिए इस योजना में जो आयुष्मान भारत का जो काउंटर है वो बिल्कुल अस्पताल के एंट्रेंस पे रखा गया है। मतलब कंपलसरीली आप देखेंगे किसी भी अस्पताल में उसको काउंटर को उस अस्पताल के एंट्रेंस में ही जानबूझ के रखा गया है। बड़ा बड़ा उसमें लिखा गया है कि 5 लाख का कवर, फ्री कवर की। यदि आपको जानकारी नहीं भी है, आपको भय निकालिए अपना, आप अस्पताल के अंदर जाइए, आपको अपने आप कुछ दिखे ना दिखे आयुष्मान का काउंटर दिख जाएगा। वहाँ पे एक कंप्यूटर पे एक व्यक्ति बैठा होगा। छोटे अस्पताल में, बड़ा अस्पताल होगा तो 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग बैठे होंगे। आप बात उनको बताइए, अपना कार्ड प्रिंट दीजिए, नहीं है मोबाइल में दिखाइए, वो नंबर डालेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी आ जाएगी। आपको फ़ोटो नहीं देना, कुछ नहीं देना, अपने आप यदि आप एलिजिबल हैं तो आपका कार्ड बन के आपके हाथ में वो प्रिंट करके देगा आपको। जी जी जी, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए कि हम तो पहुंच गए प्राइवेट हॉस्पिटल, वहां पर हमने इलाज भी करवा लिया, उसके बाद हमें पता चला कि अरे हम तो आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत आते हैं, तो क्या इसकी रिकवरी भी हो सकती है? मैम, क्या होता है कि हम भर्ती हुए तो जैसे ही हम भर्ती होते हैं तो एक वहाँ पे कंपलसरीली पूछा जाता है कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है। क्योंकि इस योजना को लगभग 5 साल हो गए हैं, तो जो पात्र थे लगभग सभी का 90% मतलब मैंने कहा आपको बताया कि लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा इसमें कार्ड बन चुके हैं। तो सभी का बन चुका है, लेकिन यदि किसी का नहीं बना है तो वो विदिन, आप समझिए, उससे बात करके हम 10 मिनट में बना देते हैं। अच्छा, ऐसा होता नहीं है कि 5 दिन बाद इलाज होने के बाद हम देखें वो पात्र था नहीं था जी। तो इसलिए इसमें क्या रखा गया है कि भर्ती होने के 3 दिन पहले का भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा जी। और छुट्टी होने के 15 दिन बाद का भी जो दवाइयाँ लगती हैं वो भी कवर होता है। ना सिर्फ एडमिशन से 3 दिन पहले का, और डिस्चार्ज होने से 15 दिन बाद का भी कवर होता है। हाँ जी। घर के जो सबसे बड़े हैं, वो घर चला रहे हैं, उनके पास है पात्रता कार्ड, लेकिन घर के जो छोटे हैं उनके पास मान लीजिए कि नहीं है, और वो अपने घर के बड़े का ही कार्ड लेकर चले जाए, तो क्या वो एलिजिबल होगा? एलिजिबिलिटी ऐसे है मैडम कि घर के जो बड़े हैं उनके साथ समग्र आईडी बनती है, हम सभी जानते हैं। उसमें जो व्यक्ति परिवार में जुड़ा हुआ दिखता है वो आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र अपने आप हो जाता है। हमको एक परिवार का समग्र कार्ड बनाना पड़ता है, हम सभी के पास होगा शायद। तो समग्र आईडी के साथ जिसका नाम समग्र पारिवारिक आईडी में है वो सब अपने आप आयुष्मान में जुड़ते जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्यों बनवाएं वो आयुष्मान कार्ड, क्यों आपके पास आए, और क्या क्या आप कर सकते हैं उनके लिए? देखिए, आयुष्मान कार्ड बनाना इसलिए ज़रूरी है कि हमें नहीं मालूम कि हमें कल या 1 घंटे बाद क्या बीमारी लेने वाली है, और एक बड़ा बर्डन है समाज पे भी, देश पे भी, और हमारे परिवारों पे भी। बड़ा भय रहता है, छोटी सी बीमारी हो जाती है, हम सोचते हैं किस अस्पताल जाएं, कितना खर्चा होगा, कैसे होगा। तो खासकर गरीब परिवारों के लिए तो आप देखिए कि मतलब मैंने देखा है, 20 साल से सरकारी सिस्टम में हूँ, ज़मीनें बिक जाती थी लोगों की। वो मतलब
इलाज कराने के नाम पर वो मतलब बोलते हैं ना, सरकार का डेटा है कि लगभग 6 करोड़ परिवार हर साल गरीबी की तरफ धकेले जाते थे सिर्फ इलाज के लिए। जी। तो उससे बचने के लिए बहुत अच्छी योजना है। मुझे, मेरे हिसाब से, मैं चिकित्सक हूँ, मतलब भारत देश में बहुत सारी योजनाएं आज तक आई हैं, पर इससे अच्छी और इससे बढ़िया योजना जिससे एक आखिरी आदमी, मतलब जो जो आखिरी वंचित व्यक्ति है जो हम सोचते हैं, उसको भी लाभ पहुंच रहा है इससे। तो बिल्कुल इसका लाभ उठाएं, कार्ड बनवाएं, आप यदि पात्र हैं तो बिल्कुल बनवाएं। जी, एज अ डॉक्टर आपके मन में कभी कुछ ऐसा आया हो, कोई इंसिडेंट आपने ऐसे देखा हो जो आपके दिल को छुआ हो और वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि ऐसा हुआ और अब मुझे बड़ा ही सेटिस्फेक्शन है कि मैं डॉक्टर हूं, और इस आयुष्मान कार्ड के द्वारा वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि जो आपको लगा कि नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर योजना है? बिल्कुल मैडम, मैं बताता हूँ कि एक बार एक रेल हादसा हुआ। काफ़ी परिवार, मतलब बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी को, हम हमीदिया अस्पताल में थे, सभी को लाया गया। तो उसमें ट्रेन बिहार से आ रही थी, आप समझिए। तो उसमें जो व्यक्ति थे, लोग थे, वो दूसरे राज्यों के भी थे। किसी के पास आईडी थी, नहीं थी, जैसा तैसा प्राइमरी इलाज हुआ, जान बचाई गई। लेकिन आगे के लिए इलाज, किसी में पैर में रॉड डलनी थी, किसी के सिर का ऑपरेशन होना था। तो सब बड़ा, मतलब समझिए, सिस्टम में ऐसा था कि कुछ ज़रूरत का सामान था, कुछ नहीं था। पर आज क्या है, आपके पास, आप बिहार के हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, आप तमिलनाडु के हैं, आपके पास आयुष्मान कार्ड है, वो भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भी चलेगा, भोपाल के प्राइवेट अस्पताल में चलेगा। आप, जरूरी नहीं है कि कार्ड आपका किस प्रदेश का हो, कहाँ, भारत देश का कोई भी नागरिक जिसके पास आयुष्मान कार्ड है या वो पात्र है, देश के सॉरी किसी भी अस्पताल में फ्री कैशलेस 5 लाख तक का इलाज ले सकता है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। मुझे लग रहा है कि अगर आप इसके पात्र हैं तो आप इसका लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपके लिए इतनी शानदार योजना चालू की है। आप आए हमारे स्टूडियो में और इतनी अच्छी रोचक जानकारी दी। मुझे लगता है सार्थक चर्चा होगी, जो कि हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। जी दर्शकों, अब हम सुनते हैं एक बहुत ही सुमधुर सा गाना। नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, नजर नवाज नजारा बदल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुझसे निकल न जाए कहीं, नजर नवाज
बहुत ही मीठा गाना सुना हमने, वीनस तरकसवार जी ने ये गाया था। बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे भोपाल दूरदर्शन में ही हुई थी। जी हाँ, ये तो हमने गाना सुना, लेकिन अगले जो हमारे मेहमान हैं वो कौन है, उनसे मिल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उन्हें आने वाली परीक्षाओं में थोड़ा सा डर लगने वाला है, लेकिन उस डर को हम रिलीज करने वाले हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी जो एक्सपर्ट आई हुई डॉक्टर अवनी पाराशर हैं। ये पीजीटी गाइडेंस एंड काउंसलिंग डीएमएस भोपाल है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, पिछले 29 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सीधे संवाद किया था हमारे आने वाली पीढ़ी से। जी हाँ, उन बच्चों को सारा स्ट्रेस दूर हो गया था, उनसे बात करके क्या मजा आया था। जी हाँ, तो सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब से यही पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब, परीक्षा क्यों जरूरी है एक जीवन में? बहुत सही क्वेश्चन है पूर्वा जी कि परीक्षा क्यों ज़रूरी है। दरअसल होता क्या है कि हमने समाज में परीक्षा को सिर्फ 3 घंटे में बांध दिया है कि जब बच्चा परीक्षा हॉल में जाता है और वहाँ पर जो एग्ज़ाम दे रहा है सिर्फ वही परीक्षा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि परीक्षा तो हम रोज़ ही दे रहे हैं, कभी कहीं कभी कहीं, तो हमारी तो रोज़ परीक्षा चलती रहती है। तो बच्चों को इस तरह से एक बोझ के जैसे कि भाई एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम्स को एक बर्डन के रूप में और बोझ के रूप में ना देखते हुए उन्हें पहले से ही हम क्यों ना तैयार कर दें कि कोई भी चाहे परीक्षा हो। ज़रूरी नहीं है कि हम एकेडमिक्स पर ही जब जोर देते हैं तो उसी को एक एग्ज़ाम माना जाए और परीक्षा माना जाए। हम जब खेल रहे हैं, हम कोई भी काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, अब भाई आप कहीं टूर की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी तो एक परीक्षा है कि हमें प्लानिंग करनी है सारी और फिर हमारी जिससे ट्रिप अच्छी रहे, तो वो भी एक परीक्षा है। तो बच्चों को तो मैं यही कहूँगी कि परीक्षा हमारा बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपना इवैल्यूएशन और अपना असेसमेंट कर पाए। जब हमें अपनी कमियों का पता चलेगा तभी हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल सही है, मेरा भी यही मानना है कि जीवन का हर पल परीक्षा है। आप उसको किस तरीके से भाग लेते हैं, ना कि उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं है, आपका भाग लेना बहुत जरूरी है। जो भी चुनौती आए आप अपनी पूरी तल्लीनता से उसमें घुस जाइए। उत्तीर्ण होना नहीं होना ये सब ईश्वर के हाथ में। ये बताइए कि फिजिकली फिट किस प्रकार से लिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं परीक्षा अच्छे से दूं, सबको इच्छा होता है कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन फिजिकली फिट होना कितना जरूरी है और कैसे हो सकते हैं? देखिए, फिज़िकली फिट जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, इवन ऑक्यूपेशनली, स्पिरिचुअली एक आयाम होता है, एक डायमेंशंस हैं जहाँ पर हर तरीके से बैलेंस होना विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहला पड़ाव आता है हमारा फिज़िकल फिट होना, फिज़िकल वेलबींग। तो इस समय स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि वो ऐसे फ्रूट्स लें या स्प्राउट्स लें, फास्ट फूड ना खाएं या ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएं, जिससे जो उनके हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहें। ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाते हैं बट ऑफ कोर्स हमें मालूम है कि हमें थोड़ी नींद आने लगती है, हम थोड़े ओबेसिटी की ओर भी जाने लगते हैं और कई बार हमने देखा है कि रात रात भर जगने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा कॉफ़ी और चाय का भी सेवन करते हैं। तो जब हम उनकी बुराइयों के बारे में जानते हैं तो हम क्यों ना एक पहले से ये आदत डाल लें कि हम इस समय बहुत अच्छा सीज़न भी है तो हरी सब्जियां हैं या हमारे फ्रूट्स हैं उनको लें, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, रात को ज़्यादा देर तक ना पढ़ें, क्योंकि हमें अगर हम पहले से प्रिपेयर रहेंगे, हमारा टाइम टेबल प्रिपेयर रहेगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमें तैयार रहना है फिज़िकली कि हम भाई उस समय बीमार ना पड़ जाएं। कई बार लगता है कि बच्चे इतने स्ट्रेस या अपने आप को पूरा एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं और अपना 100% प्रिपरेशन में ही लगा देते हैं, और जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं, उन्हें लिखना है, 3 घंटे पूरा फोकस करना है, तो वहाँ कुछ कमी रह जाती है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप बहुत सारे फ्रूट्स लें, जूसेस लें, स्प्राउट्स लें और तली भुनी चीज़ों से और फास्ट फूड से एकदम दूर रहें। बहुत ही अच्छी बात है। अब ये तो हो गई हमारी फिजिकली फिटनेस, लेकिन मेंटली फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल फिटनेस होते हैं लेकिन मन से हम थोड़ा सा डिप्रेशन में जाने लगते हैं, मन हमारा डगमगाने लगता है, तो किस प्रकार से हम अपनी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको दूर कैसे कर सकते हैं और मेंटली प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, स्वस्थ तन के साथ साथ स्वस्थ मन भी बहुत ज़रूरी है। अब मन को कैसे, क्योंकि मन को तो हम देख नहीं सकते, तो मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का रोल, टीचर्स का रोल और उनके फ्रेंड्स का रोल, कि वो कैसे एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में आपको सपोर्ट करते हैं। और हमें भी एक स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, मेंटल वेलबींग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इससे होता क्या है कि हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो आपको एट द पॉइंट लेने पड़ते हैं कि अब जैसे क्वेश्चन ही है तो कौन सा क्वेश्चन हम पहले करें, किस तरह
तरह से उस टाइम को मैनेज करें। तो जब तक आपका माइंड एकदम फ्रेश नहीं होगा, आप प्रिपेयर नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो फिज़िकल के साथ साथ मेंटल वेलबींग होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप योगा और मेडिटेशन ये चीज़ें ज़रूर करें। और जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे मोबाइल है या आप बहुत ज़्यादा बाहर जा रहे हैं इस समय और अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आपका मन भी कहीं ना कहीं उससे दोनों कोरिलेटेड हैं, तो वो भी आपको प्रभावित करेगा। तो स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। बच्चों, मुझे लगता है कि आप कुछ सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, थोड़े दिनों के लिए मोबाइल को छोड़ना ही पड़ेगा। जी हाँ, थोड़े मन को पक्का करना पड़ेगा। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और भरपूर नींद लीजिए। परीक्षाओं में आपको हराना कोई मुश्किल बात नहीं, मतलब परीक्षाओं को हराना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, आप उन्हें हरा सकते हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति के मन में रहता है ये सब्जेक्ट मेरे लिए कठिन है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए सभी सब्जेक्ट कठिन नहीं होते, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। तो जो कठिन सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी, उनकी प्रिपरेशन कब से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उन पर विजय किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा पूर्वा जी आपने। सारे बच्चों के मन की बात आपने पूछ ली कि हर किसी का एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। भाई हमें मैथ से डर लगता है तो ज़रूरी नहीं है कि सबको मैथ से डर लगता है। कुछ लोगों को हिंदी है, लैंग्वेज, इवन मैंने स्टूडेंट्स को देखा, हमें सोशल भी उनको पढ़ना पड़ता है, मैम सोशल याद नहीं होता क्योंकि हमें बार बार रीड करना पड़ता है। तो हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी होती है, प्रैक्टिस की भी एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे हमने कहा कि मैथ्स में जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं सबसे पहले आप वो करिए। और कई बार बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स ले लेते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है। हमारी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं या जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, सबसे पहले आप उसे कंप्लीट करिए। और कोई भी सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो उससे भागिए मत। मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि सबसे पहले आप सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, उसका सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर और उसका सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक, सबसे पहले आप वही खोलिए और उस पर विजय प्राप्त करिए। उसके बाद इजी हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट और एक हमारे जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, जो हमें इजी लगता है, इस तरह से कंबाइन करके कॉम्बिनेशन में पढ़ना चाहिए। सोशल के लिए अगर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं, साथ में कुछ भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं या अगर बच्चे हाईलाइट कर रहे हैं, तो कई बार देखा गया है कि वो पूरा पेज या पूरा पैराग्राफ हाईलाइट कर देते हैं। ऐसे हमें हाईलाइट नहीं करना है। जो इम्पॉर्टेंट टर्म है या कोई ईयर है या कोई जगह है, सिर्फ आप उसे हाईलाइट करें, जिससे वो एक एंकर के रूप में वर्क करता है और उससे हम रिलेट करके बाकी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। साइंस में भी आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, फार्मूलेस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर कम टाइम रहता है, टाइम मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं कि हम डायग्राम्स के रूप में या फ्लो डायग्राम्स के रूप में उनको दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से किसी सब्जेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो इजी सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज होता है या संस्कृत है, उर्दू, जो आपका थर्ड लैंग्वेज है, उसको हम थोड़ी सी कम तवज्जो देते हैं कि यार ये तो हम एंड टाइम पे कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उनके भी उतने ही मार्क्स हैं जितने मैथ्स और साइंस के हैं। और अगर आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो इससे आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है, जो एवरेज है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तो हर सब्जेक्ट को एक बैलेंस रूप में तैयार करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करें। जी, तो बच्चों समझ चुके हैं आप कि जो कठिन है ना, उसे सबसे पहले फेस करने की कोशिश कीजिए। सरल तो अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, भिड़ने की ज़रूरत है। आप अगर उसके पीछे लग जाएंगे तो वो आपसे डरने लगेगा। जी हाँ, बच्चों के लिए आज आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है, लेकिन कुछ कुछ गलतियां कर जाते हैं हमारे बच्चे परीक्षाओं से पहले। उन्हें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? कई छोटी छोटी टिप्स हैं। जैसे कई बार मैंने देखा है कि बच्चे सुबह सुबह जब सेंटर के लिए निकलना है, तभी उन्हें सारी चीज़ें याद आती हैं। अरे हमारे शूज़, सॉक्स, बॉक्स और एडमिट कार्ड, आपने देखा होगा कई बार बच्चे भूल जाते हैं। तो वो भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पहले से ही प्रिपेयर करने, बिफोर एग्ज़ाम्स जो आपकी प्रिपरेशन है, सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि जो चीज़ें आपको लिखने के लिए या वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है। और सेंटर पर आप थोड़ा जल्दी पहुंचिए। कई बार देखा गया है कि बिल्कुल हम एंड टाइम पर पहुंचते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम गैप लेकर रखिए, जिससे आप एक रिलैक्स मूड में जा सकें। अभी परीक्षा पे चर्चा में माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि आप
पहले पहुंचिए और उस रूम पे भी आराम से बैठ जाइए, जिससे जो आजू बाजू जो आपका सिनेरियो है, जो टीचर है, भाई जो खिड़की दरवाजे हैं, उनसे भी आप थोड़ी दोस्ती कर लें और वो ऐसा ना लगे, क्योंकि सेंटर चेंज हो जाता है बोर्ड एग्जाम्स में तो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। तो वहाँ आप बैठ जाइए आराम से और उसको थोड़ा सा अपनापन आपको जब लगने लगेगा तो फिर आप जल्दी जल्दी लिखने भी लगेंगे। जी, कभी कभी गलती हो जाती है ना, हम लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं और वो नोट हमने उठा के अपनी जेब में रख लिया और फिर वहां जाके प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस गलती को बच्चों से कैसे, बच्चों को ये समझाइए आप कि कैसे वो बचे, गलतियां तो हो ही जाती है, वो बच्चे हैं। जी बिल्कुल, जैसे ही आपको पता चल रहा है, आप बिना घबराए आप वहाँ पे जो भी इन्विजिलेटर हैं, टीचर्स हैं, उनको ये चीज़ बताइए। और कोई भी आपको चिट है या पेपर, कई बार होता है कि वो पेपर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो रूल्स हैं, रेगुलेशन, वो ये है कि कोई भी पेपर आपके पास नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट योर आई कार्ड और एडमिट कार्ड। तो ऐसा कोई भी पेपर अगर आपके पास होता है तो सबसे पहले आप चेक करिए। जैसा मैंने कहा, प्रिपरेशन ज़रूरी है। तो जब आप अपने यूनिफॉर्म सेट कर रहे हैं, जब आप अपना बॉक्स सेट कर रहे हैं, तो देख लीजिए कि कोई भी ऐसा मटेरियल आपके पास नहीं आ जाए जो वहाँ पर अलाउ नहीं है, उसको हम चेक करेंगे। और बाई चांस अगर आ जाता है तो बिना डरे, बिना घबराए उस चीज़ को छुपाइए मत। कई बार बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं कि हम फेंक देते हैं तो टीचर को पता नहीं चलेगा, तो वैसा नहीं करना है। आप इन्विजिलेटर को दे दीजिए। एंड टीचर्स उनको लगता है थोड़ा स्ट्रिक्ट है, लेकिन टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, दे कैन अंडरस्टैंड, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन आपके साथ शायद पहली बार हो, लेकिन टीचर्स ऐसी सिचुएशन से डील कर चुके हैं। जी, तो क्या समझे आप, एक दिन पहले आधा घंटा जरूर निकालिए, क्या क्या लेकर जाना है उसकी लिस्ट बनाइए और वो अपने बैग में सबसे पहले रखिए। और अगर कुछ गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, टीचर हमारे अपने ही हैं, हमारे पेरेंट्स जैसे ही हैं, उनके सामने आप वो उनको सबमिट कर दीजिए कि जी मुझसे गलती हो गई, ये कॉपी आ गया या एक चिट आ गई है, वो आप रख सकते हैं। एक पेपर मेरा हो गया खराब, आज मेरा हो गया मूड खराब, अब अगला पेपर क्या करूं, मैं कैसे उसको सुधार सकती हूं, क्योंकि यहां तो मैंने बिगाड़ा कर दिया है। और बच्चे फिर चले जाते हैं डिप्रेशन में, नहीं अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और कहीं ना कहीं कुछ गलत मतलब वो कदम भी उठा लेते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए, अगला पेपर कैसे सुधारा जाए? इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सभी का सेम वेटेज है। अगर एक पेपर हमारा उतना अच्छा नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। देखिए, आपकी जब मेहनत होती है, हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा, आप सच अपने आप से पूछिए कि कहीं ना कहीं हमें अंदाज़ा रहता है कि ये हमारा पेपर कैसा जाएगा। जैसे हमने प्रिपरेशन की है तो वी आर ऑलरेडी रेडी कि हमारा पेपर कैसा होने वाला है। लेकिन अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, कोई गलती हो गई है, तो मैं बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसा हमारा पास्ट हमारे प्रेजेंट को बनाता है, वैसे ही हमारा प्रेजेंट हमारे फ्यूचर को बनाता है। तो अगर आपसे आज कोई गलती हुई है और उसका रिजल्ट आगे आने वाला है, लेकिन हमारे पास एक और चांस है, आगे बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनको हम और अच्छा कर उनको हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यहाँ पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि हम उनको सपोर्ट करें, उन्हें ऐसा कुछ टिप्स दें, या आप उनको अगर ये बोल दें कि कोई बात नहीं, आप मत घबराइए, आपसे कोई भी गलती होती है तो हम आपके साथ हैं, हमेशा हैं। एग्ज़ाम्स को एक बहुत मतलब आपके बच्चे से ज़्यादा एग्ज़ाम्स की वैल्यू को नहीं हम आंक सकते। जो स्टूडेंट है, जो लाइफ है हमारी, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर कोई पेपर बिगड़ गया, कोई बात नहीं। कई बार हम भी प्लान करते हैं, कई बार सोचते मैं पेरेंट्स भी सोचते होंगे कि हम आज मैं बहुत अच्छा कुछ खाना बनाने वाली हूँ और नहीं बना, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे आप और अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बच्चों, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर एक पेपर सही नहीं हुआ तो उसको हम कैसे कवर करें, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में जब आप कुछ बन जाएंगे अच्छे से तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी। जी, मेरा भी यही कहना है कि जो परीक्षा पत्र है, जो आपके प्रमाण पत्र हैं, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आप उसके ऊपर मत जाइए। जिंदगी यहाँ पर नहीं देखी जाती, आप जिंदगी में कब कैसे किस जगह पर सफल होते हैं वो आपका दृढ़ निश्चय आपको लेकर जाता है। आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो सिर्फ अंक सूचिका है, उससे कुछ भी नहीं होता है बच्चों। आपको उसे निगलेक्ट मतलब वो सिर्फ हमें एक आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सार्थक चर्चा अगर हम जारी रखें तो इसके अंदर ये कि जो हमारी पॉजिटिव कार्य प्रणाली है, किन किन बातों से हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने सार्थक बना सकते हैं अपने जीवन को, अपनी पढ़ाई को किस प्रकार से मूल्यवान बना सकते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव जो वर्क है वो करना चाहिए बच्चों को। देखिए, जो आपकी हैबिट्स हैं, हैबिट्स क्या हैं, जो आप लगातार कर रहे हैं, जिनको आपको करने में मज़ा आता है और आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप पढ़ो,
तो सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा इवैल्यूएशन अपने आप का आप खुद कर सकते हैं, ना कि आपके टीचर्स, ना आपके फ्रेंड्स और ना आपके पेरेंट्स। आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम है, कौन सा सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये आपको मालूम है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बनाइए और अपनी पॉजिटिव हैबिट्स, यानी कि जो पढ़ाई के लिए समय है उसको आप करिए, खाने पीने का और एक्सरसाइज का भी टाइम निकालिए। और ज़रूरी नहीं कि आप लगातार अगर हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही जा रहे हैं, बीच बीच में हमारा जो बोलते हैं ना ब्रेक लेना या माइंड फ्रेश करना, वो भी ज़रूरी है, लेकिन माइंड फ्रेश आप मोबाइल से नहीं करेंगे। और आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप नेचर को देख सकते हैं, आप क्रिएटिविटी का फ्लावर्स देख सकते हैं, तितलियों को देख सकते हैं, और आप चाहें तो अपने कुछ फ्रूट्स ले लीजिए, कहीं थोड़ा सा वॉक कर लीजिए और फिर से आप बैठ जाइए उन सबको पढ़ने के लिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन आजकल वाकई मोबाइल से ही होता है। इस चीज़ को हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उस पर वर्क हमें ही करना है। जी। और मुझे लगता है एक और चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो उससे आप 5 मिनट के लिए अच्छे से बात कर लीजिए, बिल्कुल। आपका मूड फ्रेश अप हो जाएगा, आप फिर से अपने तरोताजा हो जाएंगे और अपनी जगह पर फिर से आ जाएंगे। किस प्रकार से एक बच्चा जब एग्जाम देने जाता है, मुझे भी समझ में नहीं आता था कि मैं पहले ऑब्जेक्टिव करूं कि नहीं, जो लेंदी प्रश्न है वो करूं, किसमें मुझे ज्यादा टाइम देना चाहिए, तो ये बच्चों को कैसे समझाएंगे? देखिए, जो पैटर्न है, सबसे पहले आप लास्ट 3 इयर्स के, कई बार हम सोचते हैं कि बहुत सारे पेपर्स कर लेंगे, लेकिन मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती। या कई बार होता है कि बहुत सारा करने के चक्कर में जो हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो आप लास्ट 3 इयर्स के पेपर देखिए, उनका पैटर्न देखिए कि क्या कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितने उसमें, मतलब ऑब्जेक्टिव्स में भी फिल इन द ब्लैंक्स हैं या मैच द कॉलम्स हैं, डायग्राम्स हैं। उस तरह से आप पहले पैटर्न एक सेट कर लीजिए। अगर हमारे माइंड में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पैटर्न सेट है तो आपको रीडिंग करते समय बहुत ही ईजी रहेगा। जो आपका रीडिंग टाइम 15 मिनट्स का रहता है उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए। कई बार बच्चे सोचते हैं हमें लिखना तो है नहीं, अरे फिर से तो क्वेश्चन पढ़ना ही है जब हम आंसर लिखेंगे, तो वो 15 मिनट्स अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते। तो वहाँ हम 15 मिनट्स में जो MCQs हैं उनके अगर हम आंसर अपने माइंड में सोच लेते हैं। और एक बात कि फास्ट हैंड राइटिंग आपको शुरू से ही बना कर रखनी है। कई बार तो हम बहुत अच्छे से शुरू में लिखना स्टार्ट करते हैं और बाद में जब हम मेन क्वेश्चंस पर आते हैं या ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस पर आते हैं तो हमारा टाइम कम बचता है। तो आप अगर आप 1 वर्ड भी लिख रहे हैं तो भी उसको फास्ट ही लिखिए, क्योंकि वो जो टाइम आप बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, वो आपके प्रॉपर रिवीजन के काम आएगा। तो ये आप सबसे पहले, हर सब्जेक्ट का पैटर्न अलग अलग होता है, इसलिए मैं स्टूडेंट से कहूँगी कि आप हर सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के 3 पेपर्स देखिए, अपना पैटर्न, यानी कि एक फ्रेमवर्क हमारे माइंड में अगर आ गया कि पहले हमें MCQs ही आएंगे या पहले हमें डायग्राम्स आएंगे, इसमें हमें ये फार्मूलाज आ सकते हैं, या संस्कृत और उर्दू में या आपकी जो 3rd लैंग्वेज है उसमें कैसा पेपर रहेगा, तो वो अगर पैटर्न सेट है, यानी कि रास्ता अगर मालूम है तो हम जल्दी अपना ड्राइव कर सकते हैं ना, तो वही रास्ता हमें पहले पहचान लेना है और फिर आपका टाइम बहुत सेव होगा और वो आप प्रॉपर रिवीजन में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम पढ़ते थे तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं चल के बोल कर लिख कर याद करूं। मुझे ऐसा लगता था कि वो चीज़ अगर मैं रिकॉल करूंगी कि मैंने क्या चीज़ बोली थी तो वो मुझे दिमाग में सेटअप हो जाता है और वो वहां पर फिर मुझे सुनाई देने लगता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर बोली थी। तो ये चीज़ कितनी कारगर है कि अगर बच्चे उसको बार बार बोल कर या लिख कर याद करें तो क्या ये सार्थक हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबकी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग होती हैं। कुछ लोगों को पढ़कर, यानी कि पढ़कर ज़्यादा अच्छे से याद होता है, कुछ लोगों को बोलकर ज़्यादा अच्छे से याद होता है और कुछ लोगों को देखकर ज़्यादा अच्छे से याद होता है, यानी ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक। यानी हम जब तक लिख नहीं लेते, कई बार मतलब मुझे लिखकर नहीं, मुझे पढ़कर ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आपने कहा कि आपको चल कर और बोल कर याद होता है, और कई लोगों को जब तक वो अपने हाथ के नोट्स नहीं बना लेते तब तक याद नहीं होता। तो आपको अपनी लर्निंग स्टाइल पहचाननी है कि क्या लर्निंग स्टाइल मेरी है, जिससे मुझे जो चीज़ें हैं वो मेमोराइज़ करने में ज़्यादा इजी होती हैं। क्योंकि जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे आप बोलकर या पढ़कर या लिख कर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन 3 आवर्स आपको लिखना ही है, तो बच्चों को मैं सजेस्ट करूँगी कि ज़्यादातर एग्ज़ाम टाइमिंग 10 o'clock
के आसपास ही रहता है, तो उस समय आप ज़रूर बैठ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो मेंटल सेटअप है, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो आपके माइंड को सेट कर देगी कि भाई जैसे ही 10 बज रहे हैं और हमें कुछ न कुछ लिखना है, या हमारा जो मोड है स्टडी मोड ऑन करना है। तो जो आपका एग्ज़ाम टाइम है, डेली आप प्रैक्टिस करिए कि आप उस टाइम पे ज़रूर कुछ फ्रूटफुल आप पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, तो लिखने की खूब प्रैक्टिस करनी है। जी, एक अभिभावक के मन में ये रहता है कि मैं इस चीज़ को क्रॉस नहीं कर पाया, मेरा बच्चा तो ज़रूर करना चाहिए। साथ ही साथ आज के ज़माने में एक पीयर प्रेशर कि मेरा दोस्त वो चीज़ कर रहा है, क्या मैं कर सकता हूँ, तो मुझे भी करना है, मन नहीं है, इच्छा नहीं है, रुचि भी नहीं है, फिर भी कर रहे हैं। तो पीयर प्रेशर से साथ ही साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का प्रेशर है, इससे एक बच्चे को किस तरीके से अपने आप को दूर रखकर हमें कौन सी राह चुनना है, उस राह पर कैसे जा सकता है? देखिए, यहाँ मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगी कि अब हमारे जो पहले की जो एक कह सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच थी मार्कशीट वाली, वो बहुत चेंज हुई है। एनईपी 2020 में अब वोकेशनल स्किल्स पर बहुत जोर दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि प्लान ए अगर हमारा फेल हो रहा है तो प्लान बी रेडी रहना चाहिए, तो यहाँ एनईपी में प्लान बी, सी, डी सब रेडी रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वोकेशनल आप एजुकेशन ले सकते हैं, और पेरेंट्स भी एकेडमिक के साथ साथ बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सिखाएं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़रूर डालें कि अगर बच्चा एकेडमिक्स में एक्सेल नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल कारपेंट्री है, इवन पॉटरी है, स्कल्पचर्स है, पेंटिंग्स हैं, फाइन आर्ट्स है, डांस है, म्यूज़िक है, रिटेल है, लॉजिस्टिक है, योगा है, तो मैं एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर जहाँ वो अपना जो वेलबींग है या अपना करियर है वो बना सकता है। और दूसरी बात है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जैसे हमारे लर्निंग स्टाइल्स अलग होते हैं, हमारी इंटेलिजेंस अलग होती है, वैसे ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। तो वो पेरेंट्स को और टीचर्स को समझना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है, कई बार फ्रेंड्स क्या, दो बच्चे भी अलग अलग होते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, रीड कर पा रहे हैं, लेकिन कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो आप उसको भी एक्सेल कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। तो हमें उसकी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उसी तरीके से ट्रेन करते हुए उसको बढ़ाना चाहिए। और बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप बच्चों के करियर की मत चिंता करिए, लेकिन एक सपोर्ट के रूप में रहिए और उनको मोटिवेट करते रहिए। बच्चों से और पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स को एक जैसा नहर नहीं होती, वो साइड में ले जाती है, तो पेरेंट्स ऐसे मोटिवेट करते करते बच्चों को आगे बहा कर ले जा सकते हैं, ना कि एक डैम के जैसे कि नहीं तुम्हें यही करना है। तो चलते चलते ये तो हमने समझाया है बच्चों को पेरेंट्स की भूमिका क्या होनी चाहिए परीक्षा से पहले, पेरेंट्स को क्या क्या हिदायतें आप देना चाहेंगी? देखिए, जैसे हमने बहुत सारी बातें की, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग की, लेकिन इन सब में रोल है पेरेंट्स का। तो हम अपना कर्म कर सकते हैं, कर्म के बाद हम फल की इच्छा नहीं रख सकते, लेकिन आप अपना 100% बच्चे दे रहे हैं तो वो ट्रस्ट बना के रखिए कि यस आप 100% कर रहे हैं। एक और चीज़ है कि पेरेंट्स कई बार बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं कि भाई हमें तो एज ए फ्रेंड, क्योंकि एडोलेसेंट एज है तो बहुत सारे ऑलरेडी स्ट्रेस है बच्चों पर, तो ऐसे वर्ड्स आप उनके सामने मत करिए। आजकल जो डिप्रेशन वर्ड है मैं देख रही हूँ कि बहुत इजी वे में हो गया कि हाँ भाई बच्चा डिप्रेशन में ना चला जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को स्ट्रेस झेलने की आदत डालिए, बच्चों को फेलियर्स का सामना करने की आदत डालिए, क्योंकि जब बच्चा फेल हो जाएगा उससे कोप अप करना उसी का काम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग सारे उसी के काम है। आप उसको बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसकी लाइफ नहीं जी सकते। तो बच्चों को आप फेल होना भी सिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम वर्ल्ड कप हार गए तो अगली बार जीत भी जाएंगे। बिल्कुल जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। बच्चों, आपने बहुत ही अच्छी जो जानकारी ली, साथ ही साथ मैं भी तो कुछ बोलूँ आपको। जी हाँ, जब हमारा एग्जाम होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया, एक दिन पहले आधा घंटा निकालिए, कौन कौन से आपको पेपर्स रखना है, कौन कौन सी पेंसिल पेन रखना है, एग्जाम सेंटर की दूरी कितनी है, उसका मैनेजमेंट आपको करना कि आप पहले जानकारी लें कि मुझे इतनी दूर जाना है। हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। साथ ही साथ दर्शकों, अगले अंक में, क्योंकि रोज सुबह 8 बजे से 9 बजे तक नमस्कार एमपी आपके लिए आता है और सोमवार को तो मैं पूर्वा राय आपके लिए आती ही हूँ। जी हाँ, रोज देखिए आप नमस्कार एमपी एक नए विषयों के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।